हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। गाइस, अनअकैडमी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो अनअकैडमी की एक टेस्ट सीरीज आई है यूपीएससी के लिए। आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज में इनरोल होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। उस लिंक का यूज करते हुए आप टेस्ट सीरीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट सीरीज की फीस मात्र 3149 रुपीज है। तो अभी के अभी इनरोल जो है वो हो जाइए। आपको कोड जो यूज करना है वो झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर कोड का आप उपयोग करेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। इसके अलावा गाइस, 27 फरवरी ये डेट याद रखो। इस डेट पर आपका एक टेस्ट होने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको इनरोल करना है इस टेस्ट के लिए, और जब आप इनरोल करेंगे तो भी आपसे कोड मांगा जाएगा, तो आपको कैपिटल लेटर में झा सर कोड का उपयोग करना है। और आपका फ्रेंड या आप कुछ भी चीज अगर अन अकेडमी में परचेज कर रहे हैं तो इस कोड का आप यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। और ये 27 फरवरी को जो आपके लिए टेस्ट होने वाला है, तो इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और काफी सारे अवार्ड भी जो है वो इस बार आपको मिलने वाले हैं। राइट, इसमें आपको जैसे कि ये लोग आईपैड वगैरह, मैकबुक वगैरह, तो ये सब चीजें भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अमेजोन के जो वाउचर्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपको इसमें एज अ रिवॉर्ड के तौर पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब देखो, रिवॉर्ड वगैरह मैंने आपको हमेशा समझाया कि रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो है वो आपका सिलेक्शन है। राइट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ा आपका रिवॉर्ड। तो इसलिए रिवॉर्ड के लिए तैयारी मत करो। रिवॉर्ड तो एक आप ये मान के चलो कि चलो आप अच्छा करोगे तो आपको एक वो मिल जाएगा रिटर्न में, कुछ जो है वो एक अचीवमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा, तो उसकी तरह बस लो। सिर्फ इसके लिए, रिवॉर्ड के लिए मत पढ़ो। पढ़ो, तैयारी करो आपके मेन रिवॉर्ड के लिए, जो कि है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो इनरोल हो जाओ यार जल्दी से इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में। 27 फरवरी डेट याद रखना, टाइम है सुबह के 11 बजे। इस दिन आपका जो है वो कॉम्बैट होगा, अल्ट्रा कॉम्बैट इस दिन होने वाला है। ठीक है, तो ये एक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी अनअकैडमी से रिलेटेड। और कोड याद रखना यार, झा सर, कैपिटल लेटर में झा सर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वी करके, एक पोएट है, क्रिटिक्स है, आलोचक है। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चेन्नावीर कन्वी। और एयू के यूएस अलायंस क्या है, तो इसके बारे में हालांकि पहले भी आपको पता ही है, हमने पढ़ा है एयू के यूएस अलायंस के बारे में। इस टॉपिक को फिर से कवर करेंगे। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार न्यूज में लगातार आ रहा है, तो मैंने इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दी है। तो ये आपने मे बी इसको पढ़ लिया होगा, और पहले भी आपने डिस्कस किया हुआ है, इस टॉपिक को कवर किया हुआ है नाटो के, तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। कास्ट सेंसस के बारे में आपको पहले भी आइडिया है, हमने कई बार डिस्कस किया है, फिर से इसको डिस्कस करेंगे। आज मोस्ट ऑफ द टॉपिक रिपीटेड है। फिर हेलमेट जो है वो 4 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए अब मैंडेटरी कर दिया गया है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक न्यूज आई है आफ्सपा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी कई बार आ चुका है, ये टॉपिक न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इससे रिलेटेड मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराई हुई है। ग्रीन हाइड्रोजन का टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, तो इसकी हर एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, तो ये कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आज रिपीटेड हम लोग को नजर आ रहे हैं। चेन्नवीर कानवी, तो ये कौन है गाइस? तो ये प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, आलोचक और प्रोफेसर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, चेन्नवीर कानवी। इनका हाल ही में निधन हुआ है, दैट्स वाई ये टॉपिक इनका न्यूज में हमें देखने को मिला है। इनकी कविताओं में प्रायः जीवन की सादगी और ग्रामीण सुखद जीवन, तो इनकी जो पोयम जो है वो किस चीज के बारे में बताती हैं? सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ के बारे में। और जो आज की डेट में हम लोग जो देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण जीवन, जो गांव क्षेत्र की जो लाइफ जो हम लोग को देखने को मिलती है, जिससे लोग जो दूर भागते जा रहे हैं, लोग शहर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जस्ट उसके अगेंस्ट ये गांव की जो लाइफ कितनी मतलब सुख वाली लाइफ होती है, तो उसके बारे में जो है ये अपनी पोयम में जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इनकी पोयम में ये दो इंपॉर्टेंट चीज तो होती है, लाइफ की सिंप्लिसिटी के बारे में बताते हैं और ग्रामीण सुखद जीवन के लिए लालसा का वर्णन इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। और कान्वी की निबंध संग्रह और साहित्यिक आलोचना सहित 55 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो इनकी काफी सारी जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, लगभग 55 से ज्यादा बुक जो है वो इनकी पब्लिश हो चुकी है, जिनमें एसेज हैं और लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम लोग को देखने को मिलता है, साहित्यिक आलोचना हमें देखने को मिलती है। और केंद्रीय और राज्य साहित्य अकादमियों के पुरस्कार के अलावा इन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए पंपा पुरस्कार और नादोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि चन्नावीर कानवी अभी रिसेंटली न्यूज में थे, कौन है ये? तो आपको याद रखना है कि ये पोएट, कन्नड़ पोएट हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, तो ये सिंपल सी चीज अभी ये ध्यान रखिए। अब जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ए यूके यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ए यूके यूएस। राइट,
तो अभी हाल ही में चीन ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये जो 4 कंट्रीज हैं, ये किसकी मेंबर है? क्वाड की मेंबर्स है। तो अभी रिसेंटली चाइना ने क्वाड ग्रुप को ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जो रक्षा समझौता ए यूके यूएस जो समझौता सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो हम लोग को, या डिफेंस पैक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसके समान बताया है। मतलब कि चाइना ने बोला है कि क्वाड ग्रुप और ए यूके यूएस जो है वो एक ही है, एक ही प्रकार की आइडियोलॉजी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। दोनों विशिष्ट गुटों को बिडेन प्रशासन की दुर्भावनापूर्ण इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा कहा है। तो चाइना ने कहा है कि ये इल इंटेंशनड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है अमेरिका की, क्वाड और ए यूके यूएस। तो चीन ने कहा है कि यह रणनीति शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर की मानसिकता, कोल्ड वॉर की मेंटालिटी को पुनर्जीवित करने वाली है, फिर से लेकर आने वाली है कोल्ड वॉर की मेंटालिटी को, और एशिया पैसिफिक में केवल विभाजन और अशांति लाएगी। तो चाइना बोल रहा है कि ये दोनों जो ग्रुप्स है, ये क्वाड ग्रुप और ए यूके यूएस, तो ये दोनों जो है वो सिर्फ टेंशन क्रिएट करेंगी एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर, राइट, डिवाइड करेंगी एशिया पैसिफिक क्षेत्र को। और खुद जो चाइना कर रहा है वो कुछ नहीं, वो खुद अपनी चीज को नहीं देखता है और दूसरों के ऊपर जो है वो कमेंट करता है, राइट। तो हम जानते हैं इसके बारे में, इसकी हरकतों के बारे में, यू गाइस नो अबाउट इट वेरी वेल, वी हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम। सो ए यूके यूएस पैक्ट है क्या? तो यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में अनाउंस किया था एक सिक्योरिटी पैक्ट, हिस्टोरिक सिक्योरिटी पैक्ट एशिया पैसिफिक के लिए। किस पर्पस के लिए? चाइना को काउंटर करने के पर्पस के लिए। बट कभी भी इन्होंने ऑफिशियली इस चीज की घोषणा नहीं करी कि ये पैक्ट बना रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। और ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी कंट्री, स्पेशली किसी भी कंट्री का जो है वो अपने एग्रीमेंट में जो है वो नाम नहीं लेती है, जिक्र नहीं करती है, जब उसे इनडायरेक्टली उस कंट्री के साथ जो है वो टसल में रहना होता है, तो यानी कि कोल्ड वॉर की कंडीशन उसे डेवलप करनी होती है, तो राइट, तब डायरेक्ट उसका नाम जो है वो नहीं लिया जाता। इनडायरेक्ट अटैक्स हम लोग को ये देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और डायरेक्ट नाम कब लिया जाता है? जब दोनों कंट्रीज के बीच में संबंध जो है वो बिल्कुल कट्टर तरीके से अब खत्म ही हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तब डायरेक्ट नाम लिया जाता है, राइट। और इसे हम लोग ए यूके यूएस पैक्ट और ए यूके यूएस अलायंस के नाम से जानते हैं। और इस ए यूके यूएस अलायंस के अंदर 3 कंट्रीज हमें देखने को मिलती है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, जिन्होंने एग्री किया है कि वो अपनी ज्वाइंट कैपेबिलिटीज को एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड साइंस में इंटीग्रेट करेंगे। मतलब कि वेरियस जो साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है, स्पेशली डिफेंस की फील्ड में, सिक्योरिटी की फील्ड में, तो उसको एनहेंस करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल बेस क्रिएट करेंगे और सप्लाई चेन को मजबूत बनाएंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। और पहला मेजर इनिशिएटिव ए यूके यूएस के अंदर हमें यह देखने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और यूके का मेन एम यह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है वो स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। इसलिए अब ये यूके को जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी उसको दे रहे हैं जिससे कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया को ये यूएसए और यूके मिलकर क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। और अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड, इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है कि नहीं? ये बताइए आप जरा मुझे। यस, इंडिया के पास भी हम लोग को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देखने को मिलती है। तो हो क्या रहा है कि यूएसए और यूके ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड करा रहे हैं। उनका मेन एम ये है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। और चाइना जो है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रही है? तो चीन ने संधि की निंदा करते हुए इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया है, एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल बताया है। और चाइना ने जो कंसर्न रेस किए हैं, जो चिंताएं व्यक्त करी है, वो ये है कि ये जो अलायंस है ये रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करेगा, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को छीन करेगा और आर्म रेस को इंटेंसिफाई कर देगा, इस क्षेत्र में हथियारों की दौड़ को तेज कर देगा। और दोबारा से कोल्ड वॉर की मेंटालिटी और आइडियोलॉजिकल प्रेजुडाइज जो है वो शुरू हो जाएगी। शीत युद्ध की मानसिकता और वैचारिक पूर्वाग्रह जो है वो फिर से हम लोग को देखने को मिलेगा, सामने आ जाएगा। और इस अलायंस के बनने के पीछे का तर्क जो है, रैशनल जो है वो क्या है? तो ये नई पार्टनरशिप जो है वो कब बनी? जब एक ज्वाइंट वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली थी, उस दौरान इसे तैयार किया गया था। चाइना का नाम जो है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया, बट बार बार जो लीडर्स थे इन कंट्री के, तीनों लीडर्स, इन्होंने यही बोला कि हमें चिंता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी की। यहाँ पर मतलब
मतलब जो कि सिक्योरिटी कंसर्न इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे इन्हें काउंटर करना है। सिर्फ इतनी सी बात इन्होंने बार-बार दोहराई, मतलब कि चाइना को ये बार-बार पॉइंट आउट कर रहे थे, बट डायरेक्टली इन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। और चाइना के ऊपर आरोप है, आप जानते ही गाइस कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के ऊपर किस प्रकार से टेंशंस क्रिएट कर रही है। साउथ चाइना सी को अपना अपना जो है वो क्षेत्र बोलती है, छोटी-छोटी आइलैंड कंट्रीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, दबाव क्रिएट करती है। इवन ऑस्ट्रेलिया तक को नहीं छोड़ा इसने। ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी शिप लेकर जाती है, नेवल शिप, और गोल घुमा देती है उसको टेंशन क्रिएट करने के लिए। मतलब किस प्रकार से कि बिना बताए ऑस्ट्रेलिया के नजदीक उसकी नेवल शिप जा रही है, बिना बताए। ऑस्ट्रेलिया के पास अगर आप सोचिए कि मतलब कोई भी कंट्री आप मान के चलो कि किसी भी दूसरी कंट्री की अगर कोई इस प्रकार से आर्म्ड फोर्सेस में कोई फोर्स जो है वो अगर आ रही हो उस कंट्री के नजदीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंट्री डरेगी, उस कंट्री को लगेगा कि यार सामने वाली कंट्री ने वॉर छेड़ दिया बिना बताए। तो ऑस्ट्रेलिया को टेंशन हो जाती है और फिर थोड़ी पास में आकर वो गोल घुमा लेती है अपनी शिप। तो ऐसी इसकी हरकतें बहुत है, ये हरकत तो आज है बहुत एक नंबर का। सामने वाली कंट्री को टेंशन क्रिएट करने के लिए ऐसी नौटंकी ये करता है चाइना, राइट। और वेस्टर्न कंट्रीज का कहना यह है कि चाइना पैसिफिक आइलैंड्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस कर रहा है। चाइना ने ट्रेड सैंक्शंस भी लगा रखे हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के ऊपर, राइट। तो ये मेनली चाइना को काउंटर करने के पर्पस के लिए इन्होंने ये अलायंस जो है वो क्रिएट किया। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ही क्यों? तो ये ऐसी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है वो काफी फास्ट होती है कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन से, और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट होता है। ये काफी महीनों तक पानी के नीचे जो है वो रह सकती है। दूर दराज की मिसाइल्स को शूट, मतलब इनकी जो मिसाइल्स होती है दूर दराज के टारगेट्स को हिट कर सकती है। मतलब इससे निकली हुई, जिसको हम लोग टॉर्पीडोज बोलते हैं जनरली, राइट। और इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके ऊपर अभी ऑलरेडी चाइना ने जो है वो सैंक्शन लगा के रखा है, राइट। और यूनाइटेड स्टेट्स इस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर इन्फ्लुएंस भी जो है वो कर रहा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपनी सबमरीन टेक्नोलॉजीज ने 50 सालों में पहली बार जो है वो शेयर करी है। इससे पहले सिर्फ ये टेक्नोलॉजीज ने यूके के साथ शेयर करी थी। और ऑस्ट्रेलिया जो है गाइस ये 7वीं कंट्री बन रही है या बन जाएगी जैसे ही इसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, रशिया, इसके बाद 7वीं कंट्री ऑस्ट्रेलिया हमें देखने को मिलेगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के साथ, राइट। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कोई भी इंटेंशन अपना व्यक्त नहीं किया है, बताया नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो ऑब्टेन करेगा, राइट। तो इसकी इसने अभी तक किसी भी चीज की पुष्टि नहीं करी है, कंफर्म नहीं किया है, राइट। बट इस ए यूके यूएस अलायंस के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर की जा रही है, राइट। तो ये था गाइस पूरा पूरा टॉपिक ए यूके यूएस का। गाइस यूक्रेन रशिया के इशू के बारे में एक बहुत अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नाटो के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यूक्रेन का मुद्दा, यूक्रेन के इशू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी लोकेशन वगैरह न्यूज में आती है या कहीं पर भी लोकेशन आती है, तो आपका तुरंत ध्यान जो है वो जाना चाहिए कि जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपको तो पहले तो दीवार पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगाना है और बड़ा सा इंडिया का मैप लगाना है। और जब भी लोकेशन की बात आ रही है तो तुरंत उस मैप की तरफ आपको देखना है। तो दिस इज द फोरमोस्ट थिंग जो कि आपको करनी है, राइट। तो चलिए, जिनके घर पर भी बड़ा सा मैप है, आप मैप के पास जाएं और यूक्रेन की लोकेशन देखें। जिनके पास नहीं है, ध्यान दें, मैं आपको बताता हूं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन तक पहुंचने के लिए हमको शुरुआत करनी है इंडिया से। तो इंडिया के आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे तजाकिस्तान, राइट। आप देखेंगे किर्गिस्तान, आप और ऊपर जाएंगे आपको कजाकिस्तान जो है वो दिखाई देगा। फिर वहां से आपको वेस्ट की तरफ जो है वो लेना है, राइट। आप वेस्ट की तरफ जो है वो जाएंगे तो आपको यूक्रेन दिखाई देगा, और यूक्रेन के नीचे देखिए आपको ब्लैक सी दिखाई दे रही है। अब जब आप एक पर्टिकुलर लोकेशन को देख रहे हैं तो उसके आसपास के रीजन को भी देखें, जैसे बेलारूस आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, पोलैंड आपको दिखाई दे रहा है, स्लोवाकिया आपको दिखाई दे रहा है, राइट। हंगेरी कंट्री आपको दिखाई दे रही है, रोमानिया दिखाई दे रही है, मोल्दोवा दिखाई दे रहा है, राइट। ब्लैक सी आपको दिखाई दे रही है नीचे, राइट। वहीं पर देखिए आप रशिया जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, यूक्रेन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, राइट। तो ये सब एक अच्छी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। जब भी पढ़ो तो मैप को जो है वो ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन जो है वो करनी है, राइट। कोई मुझे बता सकता है कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है? एक सिंपल सा क्वेश्चन, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर आप लिखकर बताएं। सो गाइस, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया है, सबसे पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बताता हूं। तो अभी पिछले 2 हफ्तों से अमेरिका, नाटो और यूक्रेन के जो अधिकारी हैं, ये डिस्कशन कर रहे हैं, इनके बीच में वार्ता चल रही है कि रशिया ने अभी अपनी सैन्य गतिविधियां जो है, मिलिट्री एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज कर दी है यूक्रेन के आजू बाजू, यूक्रेन के पास में, राइट। अपनी सैन्य गतिविधियां इंक्रीज कर दी है। तो इसको लेकर एक टेंशन फिर से जो है वो डेवलप हो रही है। बट आपको ये समझना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या इश्यूज थे, राइट। तो देखिए 2013 में ये इश्यूज बढ़ गए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा और बहुत आसान तरीके से हम लोग ये इंटरनेशनल मुद्दे को समझेंगे।
देखिए, रशिया और यूक्रेन ये दोनों सोवियत यूनियन के मेंबर्स थे, राइट। रशिया और यूक्रेन ये दोनों सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के मेंबर्स थे। फिर सोवियत संघ जो है वो अलग हुई। फिर हुआ ये कि यूक्रेन दोस्ती करने लगा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। अब आप एक चीज को समझिए, आपका बचपन का दोस्त प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी में आपके साथ रहा हो, और अचानक से कॉलेज जाने के बाद आपसे उसका उठना बैठना बंद हो गया, आपसे उसकी मुलाकात जो है वो बंद हो गई, यानी कि उसने आपसे दूरी करना शुरू कर दिया, उसको नए दोस्त मिल गए, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? पहले वो आपके साथ घूमने जाता था, आपके साथ जो है वो खाना पीना खाने जाता था, आज की डेट में आपको छोड़ दिया उसने, अब आपके पास कोई साथी नहीं है घूमने वाला, तो आपका क्या हो रहा है? आपका इंटरेस्ट खराब हो रहा है, आपको लग रहा है कि अरे यार मुझे कहीं निकलना है, पहले ये चलता था मेरे साथ, आज की डेट में कोई है नहीं, मैं तो अकेला सा पड़ गया। रशिया के साथ वही हुआ। कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन समझना है तो सिंपल तरीके से चीजों को समझोगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत आसानी से पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यूक्रेन ने दोस्ती करना शुरू कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ। और आपको एक चीज तो जनरली पता ही है यार कि रशिया और अमेरिका की बनती नहीं है, दोनों जो है वो कट्टर दुश्मन है, राइट। दोनों की पॉलिसीज अलग रहती है, एक दूसरे के विरोधी ये हम लोग को मेन इश्यूज पर देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चीज तो जग जाहिर है, सभी को पता है इसके बारे में। अब रशिया के बगल में यूक्रेन है, राइट, और यूक्रेन यूनाइटेड स्टेट्स का दोस्त है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये बात तो बिल्कुल भी रशिया को पसंद नहीं होगी, यार ये तो गड़बड़ी हो रही है। जैसे कि हमारे केस में अगर हम लोग बात करें, तो हमारी जो नेबरिंग कंट्री की बात करें, अब देखिए हमारी जो नेबरिंग कंट्री चाइना, पाकिस्तान, ये दोनों से हम लोग की जो है वो बनती है नहीं, और चाइना और पाकिस्तान दोनों अभी आपस में दोस्ती कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारे इंटरेस्ट के लिए खराब है। बात समझ रहे हो? इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन को आपको समझना जरूरी है। तो चलिए आते हैं वापस पिक्चर पे, यूक्रेन की। तो हमने क्या देखा कि 2013 में हुआ ये कि काफी सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डील्स यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन के साथ होना शुरू हो गई, जो चीज रशिया ने बिल्कुल भी पसंद नहीं करी। अब रशिया के कुछ सपोर्टर्स यूक्रेन के अंदर है ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। ये 2013 की बात है। फिर 2014 में क्या हुआ? तो रशिया ने एक बहाना मारा, इसने बोला कि यार आपके यहाँ पर, यूक्रेन के यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि रशियन सपोर्टर्स हैं, राइट, आप जो है वो उन लोगों का ध्यान नहीं रख रहे हो। और इसको देखते हुए रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, क्रीमिया पर कंट्रोल कर लिया, राइट। तो क्रीमिया एक टेरिटरी हम लोग को देखने को मिल रही है, उस पर रशिया ने अपना कंट्रोल कर लिया। आपको शायद पता होगा इस G8 ग्रुप ऑफ 8 नेशन या G7, आज की डेट में आप G7 के बारे में जानते हो। एक टाइम पर G7 कंट्रीज जो थी, ग्रुप ऑफ 7 या ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिलती थी, तो उसमें रशिया शामिल थी। जैसे ही रशिया ने एक कंट्री की टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लिया, यूक्रेन का ये क्रीमिया को अपने कंट्रोल में लिया, तो वैसे ही उसको इंटरनेशनल फ्रंट से हटा दिया गया। G8 से उसको हटा दिया गया, G7 में उसको रख दिया गया। आप देखो G8 और G7 कंट्रीज का एक टॉपिक अलग है, राइट, उस पर मैं आपसे अलग बात जो है वो करूंगा। बट जिन लोगों को पता होगा इस टॉपिक के बारे में, G7 के बारे में, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री बहुत बार आता है, जैसे G20 कंट्रीज आती हैं, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, वैसे ही ग्रुप ऑफ एक्चुअली में ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज नहीं है, कंट्रीज तो बहुत सारी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी जो है उसका हिस्सा है, ये वाली बात आपको पता होगी। ग्रुप ऑफ 20 नेशन आप कह सकते हो, राइट। G20 की बात होती है, वैसे ही G7 की बात होती है, राइट। तो G7 एक टाइम पर G8 हुआ करती थी, और इसको हटाया गया कब? जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। तो अब आपको एक मैटर, इंटरनेशनल फ्रंट जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या इशू चला था। अब मैं आपको एक शॉर्ट में एक समराइज करूं, तो रशिया जो है उसने यूक्रेन के क्रीमिया पर अपना जैसे ही कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर हो रहा था, क्योंकि यूक्रेन दोस्ती कर रहा था किसके साथ? वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो उसने ये चीज करी और टेंशन बढ़ना शुरू हो गई। फिर लगातार हम लोग को देखने को मिला कि विवाद होना शुरू हुए, इनके बीच में काफी सारे एग्रीमेंट्स भी हुए थे, पीस एग्रीमेंट्स भी हुए थे, बट वो भी जो है वो लगातार जो है उसका उल्लंघन किया। तो ये 2013 और 2014 की हमने बात करी। फिर क्या हो रहा था यूक्रेन के अंदर, ये नहीं समझिए आप। तो यूक्रेन में काफी सारे लोग जो थे वो रशिया को सपोर्ट करते थे, राइट। वो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट लोग थे, वो डिमांड कर रहे थे कि ये सेपरेशन हो जाए, यानी कि पूरी टेरिटरी का, यानी कि यूक्रेन के अंदर जो रशिया को सपोर्ट करते हैं वो अलग हो जाए, और जो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं वो अलग हो जाए। तो ये यूक्रेन का एक विभाजन जो है वो चाह रहे थे, राइट। तो इसके तुरंत बाद यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क इन क्षेत्रों में रूसी समर्थक अलगावादियों, प्रो रशियन सेपरेटिस्ट ने कीव से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन्होंने बोला कि यूक्रेन से ये अलग होना चाहते हैं, यानी कि जो लोग रशिया को सपोर्ट करते थे उन्होंने एक विद्रोह कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें यूक्रेन से अलग होना है, हमें आप अलग स्टेट जो है वो प्रोवाइड कराओ, राइट, हमें अलग टेरिटरी प्रोवाइड कराओ, हमें स्वतंत्रता प्रोवाइड कराओ आप, राइट। और इसके कुछ महीनों के बाद भारी लड़ाई हम लोग को देखने को मिली, दंगे देखने को मिले यूक्रेन के अंदर। फिर 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में
मिन्स्क में कीव और मॉस्को के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। जब देखा कि यार ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसमें जर्मनी बीच में आया, फ्रांस बीच में आया। इन्होंने बोला कि भाई यूक्रेन और रशिया, भाई तुम एक काम करो, दोस्ती कर लो, राइट, झगड़ा मत करो। तुम्हारे इसके कारण देखो कितने सारे सिविलियंस की मौतें हो रही हैं। कुछ डेटा सामने आया कि हजारों की संख्या में सिविलियंस की मौतें हो रही हैं, राइट, आम नागरिकों की मौतें हो रही हैं, राइट। तो इन्होंने बोला, जर्मनी और फ्रांस ने थोड़ा बड़े भाई का रोल प्ले किया, बोला कि भाई तुम दोनों भाई भाई हो, दोस्ती करो, राइट, शांति बरकरार रखो, राइट। तो ऐसा हुआ, बट कहाँ शांति बरकरार होती है, ये कंटिन्यू है, आज भी हम लोग को इश्यूज है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो मिन्स्क, कोई मुझे बता सकता है मिन्स्क जो है वो किसकी कैपिटल है? कोई बता सकता है मिन्स्क किसकी कैपिटल है? तो आपको ध्यान में रखना है बेलारूस। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप की एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्रीज है, तो ये बेलारूस की कैपिटल है। तो जर्मनी और फ्रांस बेलारूस में आए और इन्होंने एक समझौता किया यूक्रेन और रशिया के साथ कि भाई आप जो है वो लड़ाई मत करो, शांति बरकरार रखो। बट बार बार जो है वो इसका उल्लंघन होता रहा, बार बार दंगे होते रहे, राइट। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिए जाने की क्या जरूरत है इस इशू को? तो आपको बता देगा कि देश के पूर्वी भाग, जो ईस्टर्न एरिया जो है इस कंट्री का, यूक्रेन का, इसमें कीव और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच जारी लड़ाई में 14,000 लोग मारे गए, 14,000 लोग मारे गए। और एक रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की। इस रिपोर्ट ने ये चीज बताया, अभी 2021 की रिपोर्ट थी, अक्टूबर 2021 की, उसमें बताया कि ये जो यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है, इसमें जो लोग मारे गए थे, 14,000 लोग जो मारे गए थे, इसमें से बेकसूर लोग जो थे वो 3,393 थे। बेकसूर लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था लड़ाई से, बट वो भी इसकी चपेट में आ गए, राइट। तो ह्यूमन राइट्स का क्लियरली उल्लंघन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेशनली किस प्रकार से रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिला? तो यूरोपियन संघ की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें और अमेरिका की बात करें, तो इसने क्रीमिया और पूर्वी यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के जवाब में कई उपाय किए हैं, राइट, जिसके तहत अन्य उपायों के साथ साथ व्यक्ति, संस्थाओं और रूसी अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करते हुए आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। देखिए क्या था, अब इंटरनेशनल कंट्रीज यहां पर कूदेंगी, तो यूरोपियन यूनियन ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। यानी कि जो लोग इस एरिया पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, और या फिर जो एरिया है जहां पर ज्यादातर डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा था, वहां पर उन्होंने सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया, राइट। इंटरनेशनली ये रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिला, राइट। एंड रशिया की क्या प्रतिक्रिया है, रशिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया? तो रशिया एक्चुअली में ये बोलता है कि नाटो यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करा रही है, नाटो यूक्रेन के लोग जो है उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, रशिया के अगेंस्ट जो है वो कर रही है। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिली। हालांकि यूक्रेन ने इन सब आरोपों से जो है वो इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बट रशिया जो है वो ये आरोप लगाती है और यूक्रेन वो आरोप लगाती है कि रशिया जो है वो वहां से मिलिट्री लेकर जा रहा है। तो अभी तक ये मामला जो है वो सुलझा नहीं है, राइट। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनका कहना यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इस प्रकार से यूक्रेन को इन्फ्लुएंस कर दिया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है, लगातार डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर कंट्रोल करना है तो किसी ना किसी प्रकार का एक इंटरनेशनल कानून और सख्त कानून जो है वो लाने की आवश्यकता है। तो ये व्लादिमीर पुतिन का जो है वो कहना है। इसके अलावा कुछ मिन्स्क एग्रीमेंट भी है, जैसे कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि मिन्स्क एग्रीमेंट, मिन्स्क समझौता जो है वो किसके बीच में हुआ है? तो ये यूक्रेन के इश्यूज को शांत करने के लिए ये समझौता हमें देखने को मिला है। तो पहला मिन्स्क समझौते की अगर बात करें तो यूक्रेन और रशिया जो समर्थित अलगावादी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो सेपरेटिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इन्होंने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 12 सूत्रीय संघर्ष विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। 12 पॉइंट्स सीज फायर डील जो है वो इन्होंने कंडक्ट करी थी और इसके प्रावधानों में कैदियों का आदान प्रदान, यानी कि जो भी कैदी थे, राइट, यानी कि जो प्रो रशियन जो कैदी थे, या फिर आप कह सकते हो कि रशिया ने कुछ यूक्रेन के जो लोग हैं उनको अपने जेल्स में बंद कर दिया था, और जो यूक्रेन ने कुछ लोगों को मतलब अपनी जेल में जो है बंद कर दिया था जो प्रो रशियन थे, राइट। तो उनको जो है वो छोड़ा जाए, यानी कैदियों को जो है वो रिलीज किया जाए, और मानवीय सहायता का वितरण और भारी हथियारों को तैनाती से हटाया जाना शामिल था। यानी कि जितने भी वेपन्स वगैरह है आपकी स्टेट में लोगों के पास, उसको हटाओ, लोगों से वेपन जो है वो वापस लो, राइट। किसी प्रकार से हथियार जो है वो लोगों के पास नहीं होने चाहिए जिससे कि दंगे वगैरह यहाँ पर हो, राइट। बट फिर भी लगातार इस समझौते का भी वायलेशन होता रहा। फिर एक और समझौता हुआ मिन्स्क 2 जो 2015 में हम लोग को देखने को मिला। ये ओपन कॉन्फ्लिक्ट जो था इसको खत्म करने के लिए हुआ था। ये भी एक पीस एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिला था फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में, राइट। बट फिर भी हम लोग को देखने को मिला कि लगातार लड़ाई हो ही रही है, लगातार टेंशन जो है वो दोनों के बीच में हो ही रही है। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या स्थिति हम लोग को यूक्रेन पर देखने को मिल रही है और किस प्रकार से ये स्थिति डेवलप हुई है, राइट।
गाइस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में नाटो के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि नाटो एग्जैक्टली है क्या, और अभी रशिया और नाटो के बीच में क्या मुद्दा चल रहा है यूक्रेन को लेकर, तो इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो रशिया ने अपने 1 लाख सोल्जर्स को यूक्रेन के पास जो है वो तैनात कर दिया है। 1 लाख सोल्जर, तो ऑब्वियस ही बात है यार, किसी कंट्री की बॉर्डर एरिया पर अचानक से वो उस पार देखेगा, सरहद के उस पार, और उसको 1 लाख सोल्जर दिखाई देंगे तो उसकी तो हालत खराब होगी कि भैया ये करना क्या चाह रहा है सामने वाला, राइट? कहीं ये कंट्रोल तो पूरा नहीं करने जा रहा मेरी कंट्री में, लड़ाई युद्ध तो नहीं छिड़ने वाला, तो डरेगी कोई भी कंट्री, स्वाभाविक सी बात है, डरना तय है। तो हुआ यही है, इसने एक टेंशन क्रिएट कर दी है रशिया ने यूक्रेन के पास 1 लाख अपने सैनिकों को तैनात करके, राइट? और हुआ क्या है, इसने ये डिमांड करी है रशिया ने कि नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सदस्य बने हैं मई 1997 के बाद, तो वहां से नाटो अपनी फोर्सेस, अपनी आर्मी जो है वो निकाल ले यूरोप के रीजन से, वहां से, यानी कि जो भी सदस्य इसके बने हैं, तो वहां नाटो के 1997 के बाद, तो वहां से नाटो अपनी फोर्सेस जो है वो हटा ले, मेंबर कंट्री से अपनी मिलिट्री को हटा ले। और अगर ऐसा करेगी नाटो, तो रशिया जो है वो यहां से अपनी मिलिट्री को भी पीछे कर देगा। तो आपको पहली बात, तो जिनको नहीं पता है नाटो के बारे में, एक बेसिक सा मैं आपको आइडिया अभी देता हूं, फिर बाकी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे नाटो के बारे में। गाइस देखो है क्या, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नॉर्थ एटलांटिक क्षेत्र में सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना है, एक मिलिट्री ग्रुप है। इस ग्रुप का प्रिंसिपल ये कहता है कि इस ग्रुप में मौजूद जितनी भी कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज, राइट, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उनको कोई दूसरी कंट्री छेड़ती है, राइट, यानी कि इस ग्रुप के जो सदस्य हैं, ये मान के चलो कि इन्होंने एक गैंग बना ली है, राइट, इनकी एक गैंग है, नाटो की गैंग है, इसके जो भी सदस्य हैं उनको कोई दूसरी कंट्री अगर छेड़ेगी, तो ये पूरी की पूरी गैंग मिलकर उस कंट्री की बैंड बजाएगी। मतलब दुश्मन के अगेंस्ट ये एक होकर जो है वो लड़ते हैं। तो ये इनका बेसिक प्रिंसिपल है नाटो का। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है नाटो की, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राइट, नाटो के बारे में। तो उसके बाद क्या किया कि नाटो एक ट्रीटी, ये है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है मान के चलिए। तो ये क्या करता है, अपनी मेंबर कंट्रीज में अपनी मिलिट्री जो है, फोर्सेज जो है वो तैनात कर देता है, कि कल को उनकी मेंबर कंट्रीज को अगर आवश्यकता पड़े तो उनकी फोर्सेज रेडी हो, इनकी खुद एक अलग स्पेशलाइज फोर्स रहती है, राइट, आर्मी आप कह सकते हैं, फोर्स आप कह सकते हैं, फोर्स ज्यादा बेटर वर्ड है, राइट। तो हुआ यह है कि नाटो की जो मेंबर कंट्रीज है वहां पर नाटो के साथ फोर्सेस तैनात रहती हैं, राइट, उनकी मिलिट्री तैनात रहती है, उनके जवान जो है वो तैनात रहते हैं। तो रशिया ने बोला कि भैया नाटो से कि तुम अपने जो मेंबर कंट्री है आपकी यूरोप के अंदर, जिन मेंबर कंट्री को आपने एडमिशन दिया था, जिन्होंने ज्वाइन किया था 1997 मई के बाद, तो आप वहां से अपनी फोर्सेस जो है वो हटा लें, पहली बात तो, राइट। और अगर आप ऐसा करेंगे तो रशिया जो है उसने कहा कि मैं अपने 1 लाख सैनिकों को जो है वो पीछे ले लूंगा। तो इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि नाटो अब बाल्टिक नेशन, यानी कि लाटविया, इस्टोनिया, लुथियानिया और सेंट्रल यूरोपियन स्टेट्स जैसे कि पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक, और बाल्कन स्टेट्स जैसे कि क्रोएशिया और स्लोवेनिया, तो यहां पर नाटो जो है वो अब अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज जो है वो क्लियरली रशिया ने जो है वो नाटो से जो है वो कही, राइट। और रशिया ये भी चाहता है कि नाटो अपने फर्दर एनलार्जमेंट के प्लान्स को ड्रॉप कर दे, मतलब और बढ़ाने का, यानी कि अपनी मेंबर कंट्रीज को और ऐड करने के प्लान जो है वो हटा दे, छोड़ दे, राइट। इसका मतलब ये है कि ना नाटो यूक्रेन को ऐड करेगा, नाटो के अंदर शामिल करेगा, ना जॉर्जिया को शामिल करेगा एज अ मेंबर के तौर पर। एक और डिमांड इसने सामने रखी रशिया ने कि नाटो जो है वो किसी भी प्रकार की ड्रिल्स वगैरह जो है वो ईस्टर्न यूरोप में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में कंडक्ट नहीं करेगा। ड्रिल पता होगा ना आपको, ड्रिल क्या होती है, मतलब जैसे कि आप जैसे एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं ना, एग्जाम में बैठने से पहले आप मॉक टेस्ट लिखते हैं, तो वही ड्रिल होती है, ट्रेनिंग एक प्रकार की, राइट, एक प्रकार की एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, सिचुएशन बनाई जाती है, और उस पर फिर वो ये ट्रेन करते हैं अपने आप को, है ना, तो वो ड्रिल होती है। तो ऐसी ड्रिल जो है वो नाटो जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा ईस्टर्न यूरोप में, यूक्रेन में, जॉर्जिया में, बिना रशिया की परमिशन के बाद, मतलब पहले उसको रशिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो चाहे तो ड्रिल कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसी डिमांड रशिया ने नाटो से करी है। अब नाटो मतलब सीधे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला भाग यहां से रशिया को बोला कि बहुत तुम्हारी ये फालतू की चीजें जो तुम बोल रहे हो, ये सपने जो देख रहे हो, भूल जाओ, क्योंकि रशिया जो यूएसए को चैलेंज कर रहा है, और आप जानते हैं यूएसए और रशिया कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के,
और ऑब्वियस ही बात है कि यूएसए चुप तो बैठेगा नहीं, राइट। यूएसए ने बोल दिया चाक जो करते बने कर ले, हम तो कंटिन्यू रखेंगे। तो होता कौन है रोकने वाला? यूएसए ने बोला कि भैया यूक्रेन और जो दूसरी जितनी भी कंट्रीज है उनके पास खुद के पास अधिकार है अपने फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने का, राइट। वो ये सब कंट्री तुम्हारे नीचे थोड़ी ना आती हैं, तुम्हारे अंडर थोड़ी ना आती हैं कि तुम इनके ऊपर जो है वो फॉरेन पॉलिसी थोपोगे। इनको सिखाओगे कि इनको किससे दोस्ती करनी किससे नहीं करनी, इनको सिखाओगे कि इनको किससे किस अलायंस में किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना है या नहीं होना। तो यूएसए ने सीधे सीधे रशिया को कहा कि भाग यहाँ से, जो करते बने कर ले। और इवन ये भी कहा कि रशिया का जो आइडिया है वीटो पावर का कि रशिया डिसाइड करेगा कि कौन नाटो का सदस्य बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो बोला कि तुम कौन होते हो बेटा ये डिसाइड करने वाले कि कौन हमारा सदस्य बनेगा कौन नहीं बनेगा, है ना। और इवन नाटो ने हालांकि ये वाली चीज भी कही है कि नाटो किसी भी प्रकार से ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जिसके कारण से ईस्टर्न यूरोप अफेक्ट हो बिना वहां पर मौजूद जो कंट्रीज है उनके कंसर्न के, राइट, उनकी सहमति से। मतलब कि अगर नाटो अगर ईस्टर्न यूरोप को लेकर या ईस्टर्न यूरोप में कोई भी डिसीजन अगर ले रहा है तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को साथ में रखकर उनकी सहमति से लेगा, वरना नहीं लेगा। तो ये वाली चीज भी इसने क्लियरली जो है वो मेंशन करी हुई है, राइट। तो बाकी ये था पूरा ओवरऑल मुद्दा जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बट मेन चीज जो है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना, राइट। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप तो ये ध्यान में रखिए कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनको अगर कोई नॉन मेंबर कंट्री अगर छेड़ेंगी, राइट, डिस्टर्ब करेंगी, उनसे पंगा लेंगी, तो ये पूरा का पूरा गैंग मिलकर उस कंट्री की 12 बजा देगा। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर इसकी एक कोई मेंबर कंट्री है, ठीक है, नाटो की, उस पर अगर किसी नॉन नाटो मेंबर कंट्री ने अगर अटैक कर दिया तो क्या होगा, ये सभी की सभी कंट्री नाटो की मेंबर कंट्री मिलकर वो नॉन मेंबर कंट्री के ऊपर हमला बोल देंगी हर जगह से, राइट। तो ये इनकी बेसिकली एकता रहती है। अब आप पूछोगे सर अगर नाटो की मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई विवाद हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, बोलते हैं कि भाई भाई के बीच में विवाद है तो भाई भाई सुलझे। फिर उसमें ये कुछ नहीं बोलते, राइट, उसमें थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल जाते हैं। पहले तो ये मतलब बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करते हैं अगर कोई विवाद उठता है तो, बाकी फिर उन पर छोड़ देते हैं, फिर उन पर अटैक नहीं करते। इस तरीके की नाटक नहीं होता इनके बीच में। बोलते हैं भाई भाई लड़ रहे तो भाई भाई देखो यार अब तुम आपस में सुलझो, राइट। तो उसमें नहीं उलझते। बट हाँ कोई तीसरे व्यक्ति ने उंगली करी तो फिर उसकी बैंड बजा देते हैं ये लोग, राइट। तो ये है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग को देखने को मिलता है। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, राइट। वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत इसको बनाया गया था, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत नाटो को बनाया गया। 4 अप्रैल 1949 को ये वॉशिंगटन ट्रीटी साइन हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नाटो का ब्रसल बेल्जियम में देखने को मिलता है और एलाइड कमांड ऑपरेशन का इसका हेडक्वार्टर मॉन्स बेल्जियम के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर ओरिजिनली हम लोग को 12 सदस्य देखने को मिले थे और अभी इसके अंदर 30 सदस्य हैं और मोस्ट रीसेंट जो सदस्य है नाटो का वो नॉर्थ मैसेडोनिया है। और नाटो की मेंबरशिप ओपन है किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए, राइट। और अगर वो यूरोपियन कंट्री इस ट्रीटी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकती है तो वो मोस्ट वेलकम है और उस कंट्री को नॉर्थ अटलांटिक एरिया में सिक्योरिटी सुरक्षा जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी। तो अगर ये चीज अगर यूरोपियन कंट्री अगर फॉलो करती है तो वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकती है, मेंबर बन सकती है, ठीक है। तो ये था गाइस बेसिक सा टॉपिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नाटो, नाटो के बारे में आपको ऑलरेडी गाइस पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर है कि नाटो जो है वो है क्या, यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं इसकी भी प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग है ही। तो रशिया ने बोला है कि ये अपनी यूक्रेन से फोर्सेस जो है वो हटा लेगा, बट नाटो और यूएसए का कहना है कि वो कन्विंस नहीं है। वो बोल रहा है कि ये तो सिर्फ बात कर रहा है, ये हटाने नहीं वाला है। तो बस इसको लेकर एक छोटी सी अपडेट थी, न्यूज थी, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बट आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या इश्यूज हैं, ये कब से शुरू हुए, इस पर एक अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नाटो क्या है, राइट, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बहुत अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। वॉशिंगटन ट्रीटी, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो जो है वो किस ट्रीटी के तहत स्टैब्लिश हुई, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। इसके आज की डेट में कितने मेंबर्स हैं, लेटेस्ट इसके मेंबर कौन से हैं, तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी इसकी पता होनी चाहिए। इसके पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। गई कास्ट सेंसस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले महीने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि करी थी 27% कोटा की ओबीसी क्लास के लिए। ऑल इंडिया कोटा सीट जो हम लोग को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एनईईटी का जो एग्जाम जो हम लोग को देखने को मिलता है उसके लिए 27% ओबीसी कोटा की पुष्टि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी और ये भी कहा कि जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं बैकवर्ड क्लासेस को
वो एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी का एक्सटेंशन है, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें देखने को मिलता है, उसका हिस्सा है। और इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, राइट। जैसे कि आप एक इक्विटी याद रखिएगा, इक्विटी एक तरफ होती है, इक्वलिटी एक तरफ होती है, इक्विटी। इक्विटी मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो बैकवर्ड है, उन्हें पुश करना, उन्हें इक्वल प्लेटफॉर्म तक जो है वो लेकर आ जाना। तो रिजर्वेशन उसी चीज का काम करता है, इक्विटी का प्रिंसिपल ही हम लोग को एक प्रकार का देखने को मिलता है। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस में। तो पूरा मुद्दा है क्या? तो आप जानते हैं गाइस कि ये रिजर्वेशन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि हमें देखने को मिलता है, बट फिर भी ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। काफी सारे लोग रिजर्वेशन को इसलिए अपोज करते हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि रिजर्वेशन के कारण कास्ट डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए मतलब जो लोग रिजर्वेशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कास्टलेस सोसाइटी। अगर आप रिजर्वेशन हटा दोगे तो कास्ट डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे और कास्टलेस सोसाइटी जो है वो बन जाएगी, जाति विहीन समाज जो है वो बनेगा। तो जो लोग रिजर्वेशन का अपोज करते हैं वो कास्टलेस सोसाइटी की डिमांड करते हैं। अब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड ने पॉइंट आउट किया कि कास्टलेसनेस जो है वो एक प्रिविलेज है। ये सिर्फ प्रिविलेज जो है वो अपर कास्ट ही अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज देयर कास्ट प्रिविलेज हैज ऑलरेडी ट्रांसलेटेड इनटू सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कैपिटल। तो कास्टलेसनेस की बात जो है वो वही व्यक्ति करता है जिसने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन ना देखा हो, राइट। तो वही व्यक्ति करेगा कास्टलेसनेस की बात। बट जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, डिस्क्रिमिनेशन देखा है, या फिर उन्होंने पढ़ा है कि उनके पूर्वजों ने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब कास्टलेस सोसाइटी हो, जब तक कि सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन खत्म ना होता हो। तो मेन चीज इज डिस्क्रिमिनेशन। जहां डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, वहां हम लोग को क्या चीज देखने को मिलेगी कि कास्टलेस सोसाइटी जो है वो तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना इज इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मेंस के लिए, कि टू एंड डिस्क्रिमिनेशन शुड बी द प्रायोरिटी। क्योंकि जैसे ही ये चीज खत्म होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि एकता, इक्वलिटी आपस में जो है वो लोगों के बीच में डेवलप होगी, ब्रदरहुड आपस में जो है वो डेवलप होगा, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना। और जहां डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां पर एक्सप्लॉइटेशन होता है, आप भी जानते हैं ये वाली बात। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। तो एंड ऑन द अदर हैंड, इंडिविजुअल हु बिलोंग टू लोअर कास्ट, तो जो भी इंडिविजुअल जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें अपनी कास्ट आइडेंटिटी को रिटेन करने की आवश्यकता होती है, कुछ बेनिफिट को क्लेम करने के पर्पस के लिए। इसलिए रिजर्वेशन जो है वो कई बार हम लोग को हिस्टोरिक हार्म के तौर पर भी देखने को मिलता है कि रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर आती है। और आज की डेट में किस चीज की जो है वो आवश्यकता है, तो मैंने जो आपको बताया डिस्क्रिमिनेशन, तो वो तो आपको लिखना ही है कि उसको एंड करना है, राइट, डिस्क्रिमिनेशन को। इसके अलावा फेथ ऑफ अवर सिटीजन कैन नॉट रिस्टोर्ड अंटिल डेटा कलेक्शन आर अंडरटेकन रिगार्डिंग कास्ट। तो हमारे सिटीजन का जो फेथ है, हमारे नागरिक का जो विश्वास है, वो जब तक जो है वो रिस्टोर नहीं होगा, जब तक बहाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि जाति के संबंध में डेटा संग्रह की विश्वसनीय प्रक्रिया पूरी की जाए। तो कास्ट से रिलेटेड अगर प्रॉपर डेटा अगर हमारे पास होगा, तब जाकर हम इस चीज को जो है वो सुनिश्चित कर सकेंगे कि आगे चल के कास्ट से रिलेटेड पॉलिसी कैसी बनाए, राइट। किस कास्ट को रिजर्वेशन से हटाएं, किस कास्ट को रिजर्वेशन में एंटर करें, या किस सब कास्ट को जो है वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में लाए। मतलब की बात वही है जो मैंने आपको समझाई कि जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, तो उनको जो है वो मौका मिलना चाहिए, राइट। और जिनको जरूरत नहीं है आज की डेट में, उनको एक्सक्लूड करना चाहिए, और वो भी बहुत कैलकुलेटिव तरीके से करने की आवश्यकता है। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर गलती होगी तो आप क्या कर रहे हो, आप बुरा कर रहे हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। किस चीज पर? उनकी कास्ट के ऊपर। मतलब ये अगेन फिर एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ये वाली चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। डेटा कलेक्शन में और डेटा आइडेंटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें कि उनको जो है अगर आइडेंटिफाई नहीं किया है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट्स के लिए, तो अगेन इट कैन प्रूव टू बी अ बिग हार्म। तो ये एक हार्म के तौर पर सामने आएगा, नजर आएगा, जो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जो कम्युनिटी है, या ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल जो ग्रुप है, तो उसके लिए नुकसान जनक ये हमें देखने को मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? ये वाली बात समझ में आई? इवन though data concerning the scheduled caste and scheduled tribe have been included in census, there is no similar data on OBCs. तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड सेंसस में हमें डेटा तो देखने को मिलते हैं, बट अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड हमें ऐसे डेटा जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था,
जो कि बताया जाता है कि पूरी तरह से वो फॉल्टी था, दोषपूर्ण था और अनरिलायबल था, अविश्वसनीय था। इवन मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन तक को जो है वो क्रिटिसाइज किया गया, कहा कि मंडल कमीशन भी पर्सनल नॉलेज के ऊपर आधारित था। इस कमीशन के अंदर जो मेंबर्स थे और जो सर्वे के जो सैंपल थे उसी के ऊपर मात्र आधारित था। रियल पिक्चर जो है वो मंडल कमीशन ने तक जो है वो कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर जो है वो नहीं दर्शाई थी। तो पूरा मुद्दा क्या है गाइस? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि कास्ट बेस्ड डेटा जो है, जो कलेक्ट किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत, और जो 2011 में कलेक्ट किया गया था, वो किसी भी काम का नहीं है, वो अनुपयोगी है, अनुपयोगी, अनयूजेबल है। बट 2016 में रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन दी थी कि स्टैंडिंग कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसको इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 98.8% या 98.87% जो डेटा इंडिविजुअल कास्ट और रिलीजन का हमें देखने को मिलता है वो एरर फ्री है, यानी कि उसमें कोई भी गलती नहीं है, त्रुटि मुक्त है ये डेटा। तो एक तरफ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऑफिशियल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि डेटा जो है वो एरर फ्री है तरीके से डेटा को कलेक्ट किया गया, एनालाइज किया गया, प्रोसेस किया गया। बट वहीं यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये डेटा किसी काम के नहीं है, डेटा के अंदर बहुत सारे एरर्स हैं, फॉल्टी डेटा है। तो डेटा जो है वो क्यों अनयूजेबल है सरकार के अकॉर्डिंग? तो सरकार का कहना यह है कि टोटल नंबर ऑफ कास्ट जो 1931 में सर्वे की गई थी वो थी 4147, और सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का फिगर जो है वो क्या बताता है कि कास्ट जो है टोटल हमारी कंट्री में 46 लाख अलग अलग कास्ट। तो कहा 4,000, कहा 46 लाख। तो यही चीज जो है वो सरकार ने बताई है कि एक तरफ 1931 में 4,000 कास्ट थी और आज की डेट में 46 लाख कास्ट है। तो इतना वेरिएशन जो हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें कोई ना कोई तो गड़बड़ होगी ही। हो सकता है कि काफी सारी कास्ट सब कास्ट में जो है वो डिवाइड हो गई हो, बट फिर भी इतना भारी गैप, इतना गैप, कहाँ 4,000 कहाँ 46 लाख का। तो इतना बड़ा जो गैप है, ये डाउट जो है वो क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट के बीच में। और गवर्नमेंट का कहना है कि पूरी एक्सरसाइज करप्टेड है। जिन लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, एन्यूमरेटर्स ने, उन्होंने अलग अलग स्पेलिंग्स जो है वो उपयोग करी, कई बार स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी, जिसके कारण से वो स्पेलिंग मिस्टेक के कारण एक नई कास्ट जो है वो उभर कर आ गई, एक नई कास्ट वो बन गई। उन्होंने सेम कास्ट की अलग अलग स्पेलिंग जो है वो लिखवा दी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या चीज ऑब्जर्व करी? तो इंदिरा साहनी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स मस्ट कंक्लूड द बैकवर्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल ओनली आफ्टर प्रॉपर असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन। मतलब क्लियर बात यह है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, कि कोई भी अगर कास्ट को इंक्लूड करना है, रिजर्वेशन का बेनिफिट देना है, या एक्सक्लूड करना है रिजर्वेशन के बेनिफिट से, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर असेसमेंट करें, पूरी तरह से जो है वो उसका मूल्यांकन करें, आंकलन करें, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से, तब जाकर जो है वो किसी को बैकवर्डनेस की कैटेगरी में लाया जाए और उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए या हटाया जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट हेल्ड दैट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सच अ कंक्लूजन मस्ट बी सब्जेक्ट टू पीरियोडिक रिव्यू। समय समय पर उसको आप रिव्यू भी करिए, समय समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए एक परमानेंट बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा, राइट? तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और अभी तक जो है वो किस प्रकार से डेटा जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की डिटेल जो है वो सेंसस का ही पार्ट हम लोग को देखने को मिलती है। सेंसस के दौरान ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की डिटेल्स हम लोग को नजर आती हैं। बट अदर कास्ट की डिटेल्स जो है वो कलेक्ट नहीं की जाती एन्यूमरेटर्स के द्वारा। और मेन मेथड ये है कि लोग जो है वो एन्यूमरेटर्स को खुद ब खुद डिक्लेयर करते हैं उनकी कास्ट के बारे में। तो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो ओबीसी के लिए मेन मेथड हमें देखने को मिलता है। और अभी तक बैकवर्ड क्लास कमीशन जो अलग अलग स्टेट्स में हमें देखने को मिली है, उनके खुद के ये होते हैं कलेक्शन मेथड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर कास्ट बेस्ड सेंसस को जो है वो कलेक्ट करते हैं, कास्ट के आधार पर सेंसस को कलेक्ट करते हैं। तो ये स्टेट अप्रोच करती है, बट यूनियन लेवल पर जब सेंसस जो तैयार होता है तो उसमें ओबीसी के डेटा को कलेक्ट नहीं किया जाता है, बट स्टेट्स इंडिविजुअली ओबीसी के डेटा को कलेक्ट करती है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और किस प्रकार के कास्ट डेटा जो है वो पब्लिश होते हैं सेंसस के अंदर? तो हर एक सेंसस जो इंडिपेंडेंट इंडिया में हमें 1951 से 2011 तक का देखने को मिला, जो पब्लिश हुआ है, उसने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा तो पब्लिश किया, बट अदर कास्ट का डेटा पब्लिश नहीं किया। बट हर एक सेंसस जो 1931 से पहले हुआ करता था, उसमें कास्ट के इंडिविजुअल डेटा भी हम लोग को नजर आते थे। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 क्या है? तो ये मेजर एक्सरसाइज थी जिसके थ्रू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग कम्युनिटी का जो है
पता लगाया गया कि अलग अलग कम्युनिटी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो क्या है, सोसाइटी में उनका स्टेटस, इकोनॉमिकली उनका स्टेटस क्या है, तो उसका जो है वो पता लगाया हर एक कम्युनिटी का। मतलब कि एक प्रकार से जो अदर बैकवर्ड कास्ट जो है या फिर इन जनरल जितनी भी कास्ट है, उनका डेटा कलेक्ट करने की ये एक एक्सरसाइज थी, एक प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिली थी। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स थे, एक रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स का सर्वे जो है वो किया गया, ग्रामीण क्षेत्र और जो हम लोग को शहरी क्षेत्र जो देखने को मिलते हैं, तो उनका सर्वेक्षण हुआ, यानी कि हर एक घर का सर्वेक्षण हुआ, सर्वे हुआ, और हाउस होल्ड को प्री सेट पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग दी गई, राइट। और कास्ट सेंसस हम लोग को ये देखने को मिला, मतलब हर एक हाउस जो है उसको कास्ट के आधार पर भी जो है वो रखा गया, कैटेगराइज किया गया, उनकी इनकम किस प्रकार की है उस अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया, सोसाइटी में क्या स्टेटस है उस अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया। तो प्री सेट पैरामीटर्स के आधार पर हाउस होल्ड को जो है वो रैंकिंग दी गई, कैटेगराइज किया गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। हाउएवर ओनली द डिटेल्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल इन रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड वर रिलीज। तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन जो लोगों की थी रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, सिर्फ वही रिलीज की गई। बट कास्ट डेटा जो है वो रिलीज नहीं किया गया, बिकॉज आपको पता है कि कास्ट डेटा के कारण कई जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर आज भी जो है वो कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर हम लोग को दंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, टेंशंस देखने को मिलती है आपस में कम्युनिटीज के बीच में, राइट। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आए कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस भी जो कलेक्ट किया गया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पर, तो क्यों इसके अंदर कास्ट का डेटा जो है वो पब्लिश नहीं किया गया, रिलीज नहीं किया गया? तो उसके पीछे की वजह सिंपल सी ये है कि आज की डेट में भी हमारी कंट्री के अंदर कम्युनिटीज के बीच में कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट्स, हम लोग को टेंशंस देखने को मिलती है, राइट। तो दिस शुड बी योर आंसर। इसके अलावा डिफरेंसेस हम लोग को सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बीच में क्या देखने को मिलता है? तो सेंसस इंडियन पॉपुलेशन का एक पोर्ट्रेट बताता है, हमें एक तस्वीर जो है वो बताता है इंडियन पॉपुलेशन की, कि इंडियन पॉपुलेशन जो है वो किस मतलब किस टाइप की है, इंडियन पॉपुलेशन कम्युनिटी जो है वो किस टाइप की है, कितने लोग जो है वो कितनी मात्रा में है, तो उसका एक हम लोग को आंकड़ा प्रोवाइड कराता है, एक आइडिया जो है वो प्रोवाइड कराता है। बट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एक ऐसा टूल है जिसमें स्टेट जो है वो किन लोग को सपोर्ट कर रही है, मतलब किन लोग को बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करा रही है, राइट। तो उसको आइडेंटिफाई करने का ये एक प्रकार का टूल हमें देखने को मिलता है। सिंस सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट 1948 के अंदर आता है, तो इसलिए सभी के सभी डेटा जो होते हैं इसके कॉन्फिडेंशियल हम लोग को देखने को मिलते हैं, और सभी की सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर हमें देखने को मिलती है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसका उपयोग कर सकते हैं, और किसी को जो बेनिफिट होता है, सरकारी बेनिफिट जो होता है, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या ग्रांट कर सकते हैं इस डेटा के आधार पर, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा के आधार पर। और कास्ट सेंसस जो है उसके क्या लाभ हम लोग को देखने को मिलते हैं? तो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाने में यस, कास्ट सेंसस काफी हेल्पफुल होती है, इंश्योर करती है कास्ट सेंसस की सभी जितनी भी हमारे यहाँ पर कम्युनिटी है उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए, समान प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित करने के लिए जो है ये जा, जातिगत जनगणना जो है उसका लाभ हम लोग को देखने को मिलता है। और इससे जुड़ी चिंताएं भी ये है कि जातिगत जनगणना से कुछ वर्गों में नाराजगी पैदा होती है, और कुछ समुदाय अपने लिए अधिक या अलग कोटा की मांग करते हैं। तो आपको बताइए कि काफी सारी कम्युनिटीज, आपने न्यूज में भी अक्सर सुना होगा कि किसी कम्युनिटी ने जो है वो कोटा की मांग करी, रिजर्वेशन की मांग करी, और कथित तौर पर यह माना जाता है कि मात्र व्यक्तियों को किसी जाति से जुड़े होने का ठप्पा लगाने से समाज में जाति व्यवस्था हमेशा बनी रहती है, जाति के बीच में, कास्ट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा जब आप इस प्रकार से लोगों को जो है वो कैटेगराइज करोगे कास्ट के आधार पर, राइट। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और इसमें हमने प्रो भी डिस्कस किए, कॉन्स भी डिस्कस किए कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर्टिकुलर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर छिड़ता है, अक्सर आता है, कई बार आपसे पर्सनालिटी टेस्ट में भी ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, तो आपको बैलेंस आंसर लिखना है, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई गाइज। अब 4 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक नोटिफिकेशन 15 फरवरी को इशू किया है और अमेंड किया है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 को। इसमें बताया जा रहा है दो सेफ्टी फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं बच्चों के लिए, जिनकी उम्र हम लोग को देखने को मिल रही है 9 महीने से लेकर 4 साल तक की। तो नए रूल्स जो है वो लागू होंगे, मतलब अभी जो ये नोटिफिकेशन आया उसके नेक्स्ट ईयर, मतलब कि 2023 में आप कह सकते हैं कि ये नए रूल्स जो है वो अब एप्लीकेबल होने वाले हैं। रूल जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो है जिसकी उम्र 4 साल से ऊपर की है उसको क्या करना है,
प्रोटेक्टिव हेडगियर जो है वो टू व्हीलर्स में पहनना है, यानी कि हेलमेट जो है वो टू व्हीलर्स पे पहनना है हर एक व्यक्ति को जिसकी उम्र 4 साल से ऊपर की है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवलिंग के दौरान आपकी आपकी कार में एक बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल से कम की है, तो सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। और चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम होना चाहिए, या तो सीट बेल्ट या तो चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम। आपने कई बार देखा होगा मूवीज वगैरह में, या फिर आपको पता होगा कि आपके आपके घर में ही होगी शायद। कार के अंदर वो होता है ना कि जैसे बच्चों को बिठाने की एक अलग से सीट आती है जिसमें बच्चे को जो है वो टाइटली वो कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है उस सीट के अंदर। एक अलग से जो है वो सीट होती है, सीट के ऊपर भी एक सिस्टम होता है, चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम। तो मे भी शायद आपने देखा होगा उस सिस्टम को। तो वो सही रहता है, मतलब कि अच्छा रहता है, वो काफी प्रोटेक्टेड रहता है, राइट। बट आपको तो बताइए कि हमारे यहाँ कितने केयरलेस लोग हैं, खुद ही सीट बेल्ट जो है वो नहीं पहनते। बट मुझे पता है कार का आजकल ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि आप अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रहे तो कार जो है वो हॉकिंग करेगी, मतलब वो बजाएगी, उसमें अलर्ट वार्निंग जो है वो प्रोवाइड कराएगी। ये बढ़िया सिग्नल मुझे लगता है कार का, बहुत सही चीज रहती है ये। बट फिर भी लोग शाणे हैं बहुत ज्यादा। वो क्या करते हैं, वो सीट बेल्ट वाले वो जो जगह होती है ना कि जहाँ पे वो अपन लॉक करते हैं अपने सीट बेल्ट को, वो वहां पर अलग से वो जो सीट बेल्ट का लॉक खरीद के लगा लेते हैं। मतलब अलग से खर्चा करेंगे बट वो नहीं पहनेंगे सीट बेल्ट। मैंने ऐसे बहुत, मतलब कम खुदा लोगों को नहीं देखा है, बहुत देखा है ऐसे लोगों को यार, क्या बताएं। चलो एनीवेज, तो अभी के लिए तो आपको ये न्यूज है वो पता होनी चाहिए कि बताया जा रहा है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट के थ्रू टू व्हीलर्स के अंदर अगर कोई भी बच्चा, मतलब जो कोई भी व्यक्ति अगर टू व्हीलर में किसी बच्चे को जो है वो लेकर जा रहे हैं तो उनको उन्हें प्रोटेक्टिव गियर जो है वो पहनाकर ले जाना है। इवन टू व्हीलर की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की नहीं होनी चाहिए अगर छोटा बच्चा टू व्हीलर पे बैठा है तो, या बैठी है तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, बेसिक सा छोटा सा फैक्ट जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इस कानून को गाइस अपन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये टॉपिक आपके पेपर 2 और पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 यानी कि कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और पेपर 3 यानी कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है कि ये जो कानून है इसको रद्द करने को लेकर वेरियस कमिटीज ने रिकमेंडेशन दे रखे हैं। काफी सारी कमिटीज ने रिकमेंड किया है कि इस कानून को हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। बावजूद इसके ये कानून एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कानून अभी न्यूज में है और इतना कंट्रोवर्शियल कानून है कि जिसको जो एक्सपर्ट कमिटीज है वो रद्द करने का रिकमेंड करती है, बट देन टू ये चल रहा है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एएफएस-पीए से रिलेटेड मेंस में भी सिविल सर्विसेज के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टॉपिक पर अच्छे से ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज तो इसके नाम से अपन बात करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या कहता है? आर्म्ड फोर्सेज। हमारी आर्म्ड फोर्सेज गाइस कौन सी है? हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो ये हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं। क्या ये सिर्फ 3 ही हमारी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर आती हैं? नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड भी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर आती है। तो याद रखना ये वाली चीज भी कि जब भी कभी आर्म्ड फोर्सेज की बात होती है तो ये सिर्फ 3 हमारी फोर्सेज की बात नहीं होती है, कोस्ट गार्ड की भी यहां पर बात होती है। बट जनरली इस कानून के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहां पर आर्मी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। लिखा तो है आर्म्ड फोर्सेज, बट एक्चुअल में आर्मी यहां पर कंट्रोल करती है। तो ये क्या है? आर्म्ड फोर्सेस के पास ये कानून क्या दे रहा है? स्पेशल पावर्स दे रहा है। नाम से ही समझ में आ रही है कि आर्म्ड फोर्सेस के पास कुछ स्पेशल पावर्स इस कानून के तहत प्रोवाइड की जा रही है। तो कैसी स्पेशल पावर है उसके बारे में मैं आपको थ्योरी में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट एक जनरल ओवरव्यू पहले आप लोग को बताता हूं इस कानून से रिलेटेड, जिससे कि अच्छे से ये कानून आप लोग के आज ही दिमाग में फीड हो जाए और आपको बार बार याद करने की भी आवश्यकता ना हो। तो देखिए गाइस, ये नाम से आप लोग को एक चीज क्लियर हो गई कि आर्मी के पास या फिर आर्म फोर्सेस के पास कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करेगा ये कानून। तो देखो होता क्या है, जब भी कहीं पर कोई क्राइम होता है तो हमारी स्टेट में, जैसे कि आप जिस स्टेट पे रह रहे हो, अगर वहां पर कोई क्राइम होगा तो उस क्राइम को कंट्रोल करने का कौन काम करेगा, या फिर स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का कौन काम करेगा? पुलिस काम करेगी ना। कहीं पर पुलिस वगैरह जो होती है स्टेट के अंदर, और पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि राज्यों के अंदर पुलिस जो है वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर काम करती है, क्राइम को रोकने पर काम करती है, वायलेंस वगैरह जहां पर भी होता है उसको कंट्रोल करने पर काम करती है। बट गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि स्थिति जो होती है वो पुलिस के हाथों से बाहर निकल जाती है, यानी कि पुलिस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे कि नक्सलाइट अटैक हो गया, नक्सलवादियों ने अटैक कर दिया, राइट। इंसर्जेंट आ गए वहां पर, राइट। या फिर हमें देखने को मिला कि बहुत भारी दंगे हो गए जिसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं वो डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं, जहां पर लगातार देखने को मिलता है कि दंगे कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नक्सलाइट एक्टिविटीज वहां पर कंटिन्यूअसली हो रही है, इंसर्जेंट वहां पर कंटिन्यूअसली एक्टिव है। तो ऐसा जो एरिया होता है वो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है। और उस एरिया पर ऑब्वियस ही बात है गाइस कि ये सब जो एरियाज है वहां पर सिविलियंस भी रहते हैं, हम लोग सिटीजन्स यहां पर रहते हैं, राइट, एरिया के अंदर, स्टेट के अंदर।
तो अब सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया जाता है, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है, वहां पर तैनात कर दिया जाता है कि आर्मी सिचुएशन को वहां पर कंट्रोल करे और सिविलियंस की रक्षा करे, क्योंकि पुलिस से जो है वो काम बन नहीं पा रहा है, पुलिस जो है वो मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो आर्मी वहां पर डिप्लॉय हो जाती है। और आर्मी के पास पावर होती है कि आर्मी इवन बिना किसी वारंट के सामने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। और भी बहुत सारी पावर्स, जैसे कि किसी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर जाकर छानबीन कर सकती है। जैसे कि आप लोग को जनरली पता होगा कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाकर छानबीन करनी है या रेड डालनी है तो उससे पहले प्रॉपर परमिशन की आवश्यकता होती है और प्रॉपर नोटिस की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही रेड डाली जाती है। बट यहाँ पर आर्मी जो है वो बिना किसी परमिशन के डायरेक्टली किसी की भी प्रॉपर्टी पर जाकर जो है वो रेड डाल सकते हैं, वहां पर छानबीन कर सकते हैं, और कितने भी बजे, कोई टाइमिंग वगैरह का कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। तो अनलिमिटेड पावर्स एक तरह से आप कह सकते हो कि आर्मी को दी हुई है मामले को कंट्रोल करने के लिए, राइट, डिस्टर्ब्ड एरिया पर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी कमिटीज के द्वारा इस कानून को रद्द करने की बात की गई थी। क्यों रद्द करने की बात की गई थी, तो इसके पीछे काफी सारे केसेस सामने आए थे। किस प्रकार के केसेस सामने आए थे कि रातों रात आर्मी क्या कर रही थी, लोगों के घर पे जा रही थी, और फिर वो बहुत सारे मतलब गलत केसेस भी जो है वो सुनने को मिले आर्मी के खिलाफ, राइट, कि लोगों को परेशान किया जा रहा था, इस प्रकार की चीजें। किसी को भी, जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे एक सिचुएशन आप इमेजिन करो कि एक बच्चा है वो अपना एग्जाम देने, या फिर बच्चा नहीं कहेंगे, एडल्ट ही कहेंगे अपन, यानी कि क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने अगर कोई जैसे जा रहा है, ठीक है, कोई एक एडल्ट पर्सन जा रहा है, उसको आर्मी ने रोक लिया और उसका एग्जाम जो है वो शुरू होने वाला है आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद। आर्मी ने उसको रोककर पूछताछ करना शुरू कर दी और उसको दो घंटे बाद छोड़ा, तो उसका तो करियर खराब हो गया ना। ये वाली चीज भी ऐसी हो रही थी कि आर्मी किसी को भी रोक रही थी। इवन पता है आपको, आर्मी के पास ये भी पावर थी कि आर्मी किसी को शूट कर सकती है। और एक केस हम लोग को इसी प्रकार का एक बार देखने को मिला था आर्मी के खिलाफ, वो कब हुआ था मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, मतलब करीब 3-4 साल हो गए हैं उस केस को, फिर भी मैं आपको एक उसका आइडिया देता हूं कि क्या हुआ था। कि एक बच्चे थे, यानी कि 4-5 बच्चे थे, वो कार चला रहे थे और उन्होंने आर्मी को देखकर, यानी कि आर्मी ने उनको रोकने की कोशिश करी, वो घबरा गए और आर्मी से होता नहीं कि बच्चे बिना लाइसेंस के जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो पुलिस को देखकर भागने लगते हैं, तो ऐसी चीजें आप लोग देखते होंगे, राइट। वैसे तो वो गलत है, बट पेरेंट्स वगैरह उनको कंट्रोल नहीं करते और फिर बच्चे जो है वो गाड़ी वाड़ी किसी की मांग के चलाने लगते हैं, फिर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो वैसे ही हुआ था कि आर्मी ने उनको रोकने की कोशिश करी, बच्चे रुके नहीं और बच्चे आगे निकल गए। तो वहां पर जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने फायरिंग कर दी कार पे और उस दौरान बच्चों की मौत हो गई। तो ये वाली पावर्स भी है। बट अब देखो, इसमें आर्मी की गलती भी नहीं कही जाएगी, क्योंकि बच्चे जब भागे थे, अब आर्मी को शक हुआ कि कहीं इसके अंदर कोई वो तो नहीं, RDX वगैरह तो नहीं है, राइट। तो वो उस तरीके का शक हो गया आर्मी को, तो आर्मी ने फिर उनको पहले तो चेतावनी दी थी कि रुक जा, रुके नहीं, तो फिर आर्मी क्या करती, तो उन्होंने शूट कर दिया। तो ऐसे ही केसेस यहां पर भी जो डिस्टर्ब एरियाज हैं वहां पर भी रिकॉर्ड किए गए, पता लगाए गए कमिटीज के द्वारा। मतलब ऐसी कंप्लेन सामने आई कि मतलब लोगों को जो है वो हरास किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है आर्मी के द्वारा। तो ये सब चीजें देखने को मिली थी, तो इसलिए इस कानून को रद्द करने की बात की गई। बट ये कानून इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर जिस जगह पर पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर उस एरिया को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो एक्चुअली में ये कानून ठीक है, बट इस कानून के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इस कानून के अंदर लिमिट सेट नहीं की गई है, या फिर इस कानून के अंदर प्रॉपरली क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि आर्मी के पास किस प्रकार की पावर होगी। तो एक प्रकार से इस कानून ने आर्मी को अनलिमिटेड पावर जो है वो दे रखी है कि आर्मी अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो है वो मतलब मामले को सॉल्व करने के लिए, जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए अपने हिसाब से जो है वो काम कर सकती है। तो उस बीच जो है वो काफी जो है वो गलत चीजें भी सामने आई थी, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू कानून से रिलेटेड। होपफुली आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियरिटी होगी कि ये कानून किस तरीके का है, राइट। तो अब अपन इस कानून के बारे में बात करता, और तो देखिए ये AFSPA, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको पावर दी जाती है कि डिस्टर्ब्ड एरिया पर मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर को, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है डिस्टर्ब्ड एरियाज पर। अब पहले जान लो कि ये डिस्टर्ब्ड एरियाज कौन से होते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ऐसे एरियाज जिसको नोटिफाई किया जाता है डिस्टर्ब एरिया के तौर पर, वो कुछ इस प्रकार के एरिया होते हैं जहां पर लगातार हमें विवाद देखने को मिलते हैं, डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, रिलीजियस, रेशियल
लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स के बीच में या कास्ट के बीच में या कम्युनिटीज के बीच में, यानी कि मोटे मोटे तौर पर एक प्रकार से दंगे जिस एरियाज पर होते हैं, ऐसे एरिया जो है वो हम लोग को डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट टू बी नोटेड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो कौन डिक्लेयर करते हैं, तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकती है, किसी भी राज्य के अंदर कोई भी एरिया हो, या फिर इवन पूरे के पूरे राज्य को भी डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उस राज्य के गवर्नर के द्वारा, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। पूरे के पूरे एरिया को स्टेट के डिक्लेयर किया जा सकता है डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर, पूरी की पूरी स्टेट को डिक्लेयर किया जा सकता है, या फिर स्टेट के कुछ पार्ट्स को डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उस राज्य के या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर या फिर राज्य के गवर्नर उस एरिया को, यानी कि जिस भी एरिया के अंदर इस प्रकार के इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, दंगे वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जिस दंगों को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ऐसे एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है। क्लियर है यहां तक बातें? आगे की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस के पास किस प्रकार की पावर्स दी जाती है, तो देखो आर्म्ड फोर्सेस क्या करती है, जैसे आचार संहिता के समय पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि एक जगह पर ज्यादा लोग जो है वो गैदर नहीं हो सकते, तो यहां पर बताया जाता है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जो है वो गैदर नहीं हो सकते हैं, मतलब जिस भी एरिया पर जो डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया जाता है, तो आर्मी इस प्रकार के रूल्स जो है वो निकाल सकती है, ला सकती है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग वहां पर खड़े नहीं होंगे एक भी जगह पर, और अगर होंगे तो आर्मी फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आर्मी जो है वो ओपन फायर कर सकती है वार्निंग देने के बाद, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले वो केस नहीं बताया था कि बच्चों के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी गई थी, बच्चे कार से आ रहे थे तो, राइट। इसके अलावा आर्मी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, अगर आर्मी को लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो संदिग्ध है, राइट, यानी कि वो क्राइम कर चुका है या करने की कुछ प्लानिंग कर रहा है, अगर ऐसा कुछ शक होता है आर्मी को किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, मतलब इस प्रकार की कार्रवाई आर्मी कर सकती है। इसके अलावा प्रेमाइसेस जो होते हैं बिना किसी वारंट के उसको सर्च कर सकती है, प्रेमाइसेस वगैरह को। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने साथ फायर आर्म्स यानी कि वेपन्स वगैरह नहीं रखेंगे तो उस चीज पर बैन लगा सकती है, यानी कि एक इस प्रकार के रूल्स ला सकती है। किसी भी व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है या फिर कस्टडी में लिया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है उसको, उस व्यक्ति के साथ, यानी कि घंटों तक उसको बैठाया जा सकता है, और फिर बाद में जाकर अगर आर्मी को लगता है कि हाँ यार ये संदिग्ध है, ये वाकई में इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो आर्मी क्या कर सकती है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाकर उस व्यक्ति को जो है वो सौंप देगी और पूरा प्रॉपर जो है वो नोटिस प्रोवाइड कराएगी, यानी कि पूरी चीज जो है वो लिखित में लिखवाएगी कि ये व्यक्ति जो है उसको क्यों पकड़ा था आर्मी ने और फिर क्यों इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्यों इसको अरेस्ट कर दिया जाना चाहिए, तो उसके बारे में पूरी प्रॉपर रिटन नोटिस जो है ये प्रोवाइड कराएगी पुलिस थाने में। तो ऐसी पावर जो है वो इसमें आर्मी के अंदर हमें देखने को मिलती है। और गाइस इसके अलावा क्या इस कानून की कभी समीक्षा की गई थी पहले? तो हाँ की गई थी। नवंबर 19 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करी थी जिसको हेड किया था जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी जी के द्वारा, और इन्होंने रिव्यू किया था इस कानून को, और फिर बाद में आकर 2005 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और रिपोर्ट में सबसे पहली चीज कमेटी ने यह बोल दी कि इस पर्टिकुलर कानून को रद्द कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और इन्होंने कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर, इस कानून के अंदर एक नया प्रोविजन जो है वो इंसर्ट करना चाहिए, और जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से क्लियरली जो है वो स्पेसिफाई करना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की पावर्स क्या होंगी, यानी कि डिटेल में बताना चाहिए। अभी जो पावर्स है उसके बारे में डिटेल में कुछ चीज स्पेसिफाई नहीं की गई है, मतलब एक प्रकार से अनलिमिटेड पावर जो है वो आर्म फोर्सेस के हाथ में। तो ये कहा गया कि पूरी प्रॉपर जो है वो किस प्रकार से उनको ऑपरेशन करना है और किस प्रकार से जो है वो कंडक्ट करेंगे, तो उनका एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो होना चाहिए आर्मी का, राइट। तो ये चीज जो है वो इन्होंने अपने रिकमेंडेशन के तौर पर मेंशन करी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड हैं तो वहां पर एक ग्रेवियंस सेल होना चाहिए, ग्रेवियंस सेल यानी कि जहां पर शिकायत कर सकें लोग, राइट। तो ऐसा ग्रेवियंस सेल जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होना चाहिए जहां पर आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आर्मी के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत जो है वो सुनी जाए और उसको रिजॉल्व किया जाए, राइट। इसके अलावा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की 5वीं रिपोर्ट ने भी यही चीज कही थी कि एएफएसपीए को रद्द कर दिया जाए, हटा दिया जाए, बट बावजूद इसके कि एएफएसपीए आज भी एग्जिस्ट करती है, राइट। आफ्सपा से रिलेटेड, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से रिलेटेड आपको ऑलरेडी जानकारी है, कई बार इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसे लाइसेंस टू किल भी जो है वो कहा जाता है, ये टॉपिक अभी न्यूज में आया था इसी चीज को लेकर कि इसे लाइसेंस टू किल जो है वो रेफर किया जाता है, और बताया जा रहा है कि आफ्सपा को समाप्त करना मणिपुर के नागा इलाकों में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा हमेशा से रहा है, एक मेजर इलेक्शन इशू
नागा एरियाज में मणिपुर के हमेशा से रहा है कि आसपा जो है वो वहां पर खत्म कर दी जाए, एंड कर दी जाए। तो ये कंट्रोवर्शियल लॉ जो है वो हमेशा पॉलिटिकल रैलीज के दौरान स्टेट में हमेशा नजर आता है। जब भी कोई पॉलिटिकल रैली जा रही है या कोई भी पॉलिटिशियन खड़े हो रहे हैं तो वो इसी मुद्दे को जो है वो छेड़ते हैं कि मणिपुर से आफ्सपा को जो है वो हटाया जाए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाए। गाइस, हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केंद्र सरकार प्लान कर रही है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करेंगे वेस्ट वाटर से, अपरिशिष्ट जल से हरित हाइड्रोजन ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये वेस्ट वाटर का उपयोग करेंगे सोलार एनर्जी की मदद से, और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो तैयार करेंगे। और बताया जा रहा है कि ये सब पॉसिबल हो पाएगा एक इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से। देखो, मैं आप एक बेसिक सी चीज आपको समझाता हूं कि ऑपरेट कैसे होता है, ये ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है। अब ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहते हैं ये भी आप समझो एक बार पहले। तो पहली बात, ग्रीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी प्रकार का एमिशन नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट नहीं करेगा, है ना, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करेगा, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन है, राइट। बट हाइड्रोजन को अभी आप ध्यान में रखो आप पहले। तो हमारे पास हाइड्रोजन कहां पर अवेलेबल है, बताओ जरा, आप लोग मुझे बता सकते हो कॉमन तौर पर हाइड्रोजन कहां पर अवेलेबल है हमारे पास। तो मैं तो बोल रहा हूं कि आपके पास में ही हाइड्रोजन अवेलेबल है। आप देखिए अपने पानी की तरफ, पानी की बोतल की तरफ, पानी के ग्लास की तरफ, आसपास कहीं पे पानी क्या है, H2O। तो H2 यानी कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स। तो हमें क्या करना है, ये पानी में से ऑक्सीजन को अलग करना है, हाइड्रोजन को अलग करना है। ये होता कैसे, ये इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से होता है। ये क्या करते हैं कि ये एक, मतलब जैसे कि पानी के अंदर जो है वो पावर को, एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो रिलीज करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है तब क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन को सेपरेट कर देते हैं और हाइड्रोजन को जो है वो सेपरेट कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से लाओगे आप। तो इलेक्ट्रिसिटी आप लेकर आओगे सोलार एनर्जी के माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। क्योंकि देखो बात को समझना, एक हाइड्रोजन जो होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेकर आते हैं नॉर्मल, उसी तौर से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या रिन्यूएबल है, नहीं। भारी मात्रा में कोयला जो है वो जलाया जाता है, कोल को जलाया जाता है भारी मात्रा में, तब जाकर पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है ना। बट जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हुए आप जो है वो हाइड्रोजन को बना रहे हो, तो ऐसा जो हाइड्रोजन होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन होता है। ये सिंपल सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब कि हाइड्रोजन बन रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब उपयोग में ली जा रही है हाइड्रोजन को बनाने के लिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये होता है एक तो ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके बारे में मैंने आपको अभी समझाया। और अभी सरकार जो है वो किस पर काम कर रही है, वेस्ट वाटर, गंदे पानी से हाइड्रोजन बनाएगी। और इसमें इलेक्ट्रोलाइजर्स जो होंगे वो एनर्जी कहां से लेंगे, सोलार एनर्जी से इलेक्ट्रोलाइजर को एनर्जी मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी, पावर जो जनरेट होगी, वो सोलार एनर्जी के माध्यम से होगी। और वेस्ट वाटर से हाइड्रोजन ये सेपरेट कर देंगे, और इस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाएगा। तो ये सेग्रीगेट करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, और ये रूफटॉप सोलार के माध्यम से करेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बनाया जाएगा इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से। पावर और पानी का कॉस्ट जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, जीरो के बराबर हम लोग को देखने को मिलेगा। और इस फ्यूल का उपयोग इवन रेलवे इंजन पे भी किया जा सकता है, यानी कि इस हाइड्रोजन का उपयोग आप रेलवे इंजन पर भी कर सकते हो, सीमेंट और केमिकल कंपनीज पर भी कर सकते हो, जहां पर कोयले का उपयोग किया जाता है उसकी जगह आप हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल के तौर पर ले सकते हो, राइट। हालांकि अभी जो चुनौतियां हैं वो ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो मार्ग है, जो पाथ है, जो रास्ता है, वो अभी भी क्लियर नहीं है। और रही बात ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की, तो आज की रेट में ग्रे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर सोलार एनर्जी को जनरेट करना है तो उसके लिए आपको सोलार ग्रिड्स लाना पड़ेगा, और सोलार ग्रिड्स थोड़े से महंगे हैं, और हमारे यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम होती है। हालांकि हमें आत्मनिर्भर अभियान जो हमारा है, राइट, जिसके तहत हम लोग जो है वो सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं, तो उसके तहत हम लोग ने ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से हमने सोलर जो इक्विपमेंट्स है, सोलर एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स जैसे सोलर ग्रिड्स वगैरह, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की भी योजना हम लेकर आए हैं, और इस पर अभी ऑलरेडी काम चल रहा है, राइट। बट फिर भी आज के सिनेरियो की बात करें, आज की स्थिति की बात करें, तो थोड़ा सा ये महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इसके इक्विपमेंट्स होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली
हमें पड़ रहे हैं और हमें उसको इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, तो और कॉस्टली है थोड़ा सा। तो एग्जैक्टली ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो इसकी मैंने आपको एक जानकारी दे ही दी कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करते हुए। इसे ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कहते हैं, जिसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता, कोई कार्बन फुटप्रिंट रिलीज नहीं होता। और ग्रीन हाइड्रोजन के क्या फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो हमारी कंट्री ने जो संकल्प लिया था नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के तहत, जो हम लोग ने संकल्प लिया था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करेंगे, तो उस टारगेट को अचीव करने में ये हमारी मदद करेगा ग्रीन हाइड्रोजन। इंश्योर करेगा रीजनल और नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी पर, यानी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो जब जनरेट करेंगे तो एनर्जी सिक्योरिटी हमें मिलेगी, राइट, यानी कि हमारे पास पावर जो है वो हम जनरेट करेंगे, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन के तौर पर भी हम लोग इसको एक्ट कर सकते हैं। गाड़ियों में इसका उपयोग किया जा सकता है, रेलवेज में, बड़े बड़े जहाजों में, शिप यानी कि बसेज में, ट्रक्स में आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर ग्रीन केमिकल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि एमोनिया और मिथेनॉल, राइट, तो ये हम लोग को ग्रीन केमिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसका भी आप डायरेक्टली उपयोग कर सकते हो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, या गाड़ियों में, या पावर, या फिर केमिकल या शिपिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट इसका उपयोग कर सकते हो। ग्रीन हाइड्रोजन को अगर आप ब्लेंड करोगे, यानी कि मिक्स करोगे 10% तक किसमें, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, तो और आपको जो है वो हेल्प मिलेगी, यानी कि जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जो लागत है वो भी कम होगी, और काफी मतलब आप रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करोगे तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे आज की डेट में हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, हमारे पेट्रोल के साथ हम लोग इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं, इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं, है ना, तो इसके भी अलग फायदे हैं। तो वैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन को आप मिक्स कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो 10% तक, राइट, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नेचुरल गैस के साथ, तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हेल्प करेगा जो हमारी मिनरल्स के ऊपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, जो हमारी जो डिपेंडेंस है उसको ये हमें रिड्यूस करके देगा, और साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और और इंडिया को जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो है वो आगे बढ़ाएगा, और हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो भी इंक्रीज होगा इसके कारण, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। काफी सारे सेक्टर्स की बात करें, जैसे आयरन और स्टील, केमिकल्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इसको डीकार्बनाइज करने में मदद करेगा, यानी कि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो उसको हेल्प करेगा उसको रिड्यूस करने में। और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि स्टोर नहीं की जा सकती, उसको आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में डाइवर्ट कर सकते हो। अब देखो मैं आपको बात समझाता हूं, इस पॉइंट को समझो, ये पॉइंट समझने वाला है। आपने सोलार एनर्जी जनरेट करी, कैसे जनरेट करी, आपने सोलार ग्रिड को धूप में रख दिया, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी और आपने सोलार एनर्जी जनरेट कर ली। आप जनरेट तो कर रहे हो, बट ये मान के चलता हूं मैं कि आपके पास जो बैटरी है उसको स्टोर करके रखने की वो लिमिटेड है। अब यार एक बैटरी के अंदर एक लिमिटेड ही चीज तो स्टोर हो पाएगी ना। आप मुझे ये चीज समझाओ, आप मुझे बताओ, जैसे कि सूर्य की किरणें वो तो लगातार हर दिन आएंगी, राइट, हमें देखने को मिलता है, राइट, वो तो रोकने नहीं वाली, वो तो लगातार आएंगी सूर्य की किरणें। अब वो कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे क्लाउड ब्लाउड होगा, ये सब चीजें होगी, वो एक अलग फैक्टर है, राइट, बट जैसे सूर्य की हम बात करें तो वो तो हमेशा हमें एनर्जी दे रहा है। अब आप मुझे ये मान के चलो कि आपके पास एक, इमेजिन करो आपके पास एक बैटरी है, यानी कि मैं मान के चलता हूं आपके पास एक डब्बा रखा है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि बाल्टी मान लेते हैं, चलो और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक बाल्टी है और आपके पास जैसे पानी है, पानी को ये मान के चलो कि ये सोलार एनर्जी है। आप अगर बाल्टी को भर दोगे पूरा, एक एक मग्गा डाल के अगर बाल्टी को पूरा भर दोगे तो वो तो पूरी भर जाएगी ना। उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा, पानी गिरेगा, मतलब पानी वेस्ट हो रहा है। तो पानी क्या है, ये आपकी सोलार एनर्जी है। बैटरी क्या है, ये आपका वो बैटरी, सॉरी, आपकी बाल्टी क्या है, ये आपकी बैटरी है। तो आपकी बैटरी जब फुल हो जाएगी तो उससे ज्यादा तो उसकी कैपेसिटी होगी नहीं। तो बताया ही जा रहा है कि आप इस सोलार एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हो। जैसे ही आपकी बैटरी फुल हो गई तो आप इससे हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हो, यानी कि सोलार एनर्जी को आप डाइवर्ट कर दो हाइड्रोजन बनाने के ऊपर। यानी कि हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो पानी से हम लोग को देखने को मिलता है ना, H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। तो जब हाइड्रोजन को अलग करोगे तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, जिसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, पावर, है ना, करंट चाहिए, तो वो करंट आप यहां से दे दो ना, सोलर पावर से वो करंट दे दो, तो इसको डाइवर्ट कर दो। तो ऐसी ये चीज आपको समझना जरूरी है कि इसका फायदा ये भी है कि आप सोलर एनर्जी का जब स्टोरेज या रिन्यूएबल एनर्जी का जैसे ही स्टोरेज अगर हो जाता है, फुल हो जाता है, तो आप इसको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में डाइवर्ट कर सकते हो, है ना, इस चीज को। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और एक हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी है एक टॉपिक, तो अगर आपको उस टॉपिक की डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपको उसकी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन भी आप लोग को क्लियर है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है।
और इंडिया जैसे कि गाइस एक ट्रॉपिकल कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकता है, क्योंकि हमारी फेवरेबल ज्योग्राफिक कंडीशन ऐसी और हमारे पास भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो भारी मात्रा में कर सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन को इंडिया आसानी से प्रोड्यूस कर सकती है और वो भी सस्ते में प्रोड्यूस कर सकती है। इवन जैसे कि अगर नेचुरल गैस को जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जिसमें जो खर्चा आता है उससे भी सस्ते में हम ग्रीन हाइड्रोजन को जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो जिसमें बताया जाता है कि 70 मेट्रिक टन आज की डेट में नेचुरल गैस से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा रहा है कन्वेंशनल प्रोसेस के माध्यम से, जिसे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग हम लोग कहते हैं, राइट। और इसमें भी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। तो जो हमारी डिपेंडेंस हम लोग को नेचुरल गैस और कोल में देखने को मिलती है, इसका मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन आज की डेट में हम जनरेट कर रहे हैं वो भी किससे जनरेट कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से जनरेट कर रहे हैं। तो मतलब आज की डेट में हम 100% ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो हमें अगर ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जो है वो शिफ्ट होना है तो इंडिया के पास बताया जाता है कि पोटेंशियल है कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन में 100% जो है वो शिफ्ट हो सकती है, ट्रांसमिट जो है वो हो सकती है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और आज की डेट में पूरे दुनिया भर में तौर तरीके जो है वो ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे एनर्जी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म जो है वो किया जाए। और इंडिया जो है वो सही पॉलिसी सपोर्ट के साथ, प्रॉपर नीति के साथ, नीति सहयोग के साथ इंडिया जो है वो बिल्कुल सेल्फ रिलायंट बन सकती है ग्रीन हाइड्रोजन में। और ना ही सिर्फ अपने खुद के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकती है बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की क्षमता इंडिया के पास है। हमारे पास पोटेंशियल है। और फोकस जो है वो क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने का है ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से। और सरकार का गोल यही है कि 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस करना और इवन पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना, और प्लस साथ ही साथ फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी को जो है वो, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को जो है वो रिड्यूस करना। तो ये इंपॉर्टेंट टारगेट्स इंडिया के हमें देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 21वां एडिशन इसका अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है। थीम याद रखिएगा, टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम है। थीम इंग्लिश में ही याद रखिएगा इसकी, बाकी हिंदी में भी इसकी जो थीम है, परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना। तो ये इसकी थीम है, बट इंग्लिश में ही ये थीम आपको ध्यान में रखनी है, राइट। टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है क्या? तो ये एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट हम लोग को देखने को मिलता है। हर साल जो है वो आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। किसका? TERI का, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का। तो ये समिट जो होती है, ये इसमें होता क्या है, एक बात ये मान के चलिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इकट्ठा होती हैं और पूरे दुनिया भर में दुनिया भर के जो मुद्दे, इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको जो है वो डिस्कस किया जाता है। किससे रिलेटेड इश्यूज जो है वो डिस्कस किया जाता है? मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। तो मेजर पार्टिसिपेंट्स डेवलपिंग कंट्रीज की इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये इस, हाँ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्लाइमेट चेंज तो नहीं, देखो पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज आप नहीं कह सकते पर्टिकुलरली, क्योंकि देखो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लाइमेट चेंज ही जो है वो उसका पार्ट हो। क्लाइमेट चेंज तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ रिलेट हम लोग करते हैं, बात समझ रहे हो? क्लाइमेट चेंज को हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग के साथ रिलेट कर रहे हैं। बट दूसरी एक्टिविटीज इनडायरेक्टली जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती हैं, पानी को बचाना, तो ये भी तो एक प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना भाई, कि आप पानी को जो है वो सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करो, बचाओ। दैट इज ऑल्सो अगेन अ सस्टेनेबल थिंग, कि जिस पर हम लोग को जो है वो फोकस करना है। सस्टेनेबल गोल कि पानी को हमें प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। गेटिंग इट? तो नॉट ऑलवेज अबाउट द क्लाइमेट चेंज, की ये क्लाइमेट चेंज से डिस्कस डील करती है। ये डील करती है कि पूरे दुनिया भर में डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जो भी मुद्दे, ग्लोबल इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड फेस कर रही होती है, उसको यहां पर सामने रखती है। सो ये प्रोवाइड कराती है एक प्लेटफॉर्म ग्लोबल लीडर्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए, कि जहां पर क्लाइमेट इश्यूज को डिटेल में डिस्कस किया जाता है, ऐसे इश्यूज जो कि यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी
ध्यान में रखिएगा। एंड नॉट ओनली क्लाइमेट इश्यूज, डेवलपिंग वर्ल्ड के जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है और उनको डिस्कस किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं, प्रोवाइड कराते हैं मिलकर, साथ में आकर डिस्कस करके, जो कि ग्लोबल कम्युनिटी को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड कराए। और बताया जाता है कि दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हुई थी, तो उसकी ये लेगेसी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि इसी की परंपरा को जो है वो कंटिन्यू रखा गया है, जो कि 2001 में शुरू हुई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, राइट। ग्लोबली शेयर्ड गोल की सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ग्लोबली शेयर्ड गोल है, विश्व स्तर पर साझा लक्ष्य है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आपको पता भी होगी, एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन लिखी है कि डेवलपमेंट व्हिच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की अपनी जरूरतों को पूरा करता है, कि फ्यूचर जो जनरेशंस है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इस उद्देश्य से आज की डेट में आप, मतलब आप खुद भी कॉम्प्रोमाइज मत करो और इतना ही उपयोग करो जितनी जरूरत है, इतना ही एक्सप्लॉइट करो जितनी नीड है। ओवर एक्सप्लॉइट जो है वो नहीं करना, राइट, किसी भी चीज को, किसी भी रिसोर्स को। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन जो हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की देखने को मिलती है, उसे ब्रुंड ब्रुंडलैंड कमीशन के द्वारा जो है वो दिया गया था अपनी कॉमन फ्यूचर की रिपोर्ट में, जो 1987 में आई थी। इसमें कहा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर concerted concerted efforts towards building an inclusive, sustainable and resilient future for people and planet। सतत विकास व्यक्तियों और हमारे ग्रह के लिए एक समावेशी, संधारणीय और अनुकूलित भविष्य के निर्माण की दिशा में ठोस प्रयास का आह्वान करता है। कोर एलिमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण, जो कि बहुत क्रूशियल है। इनको हार्मोनाइज करना, यानी कि इनके बीच में तालमेल बैठाना बेहद जरूरी है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और टीईआरआई की बात करें, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की बात करें, तो ये एक लीडिंग थिंक टैंक हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के अंदर और ग्लोबल साउथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च करना। टीईआरआई को 1974 में स्टैब्लिश किया गया था एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर, कि एनर्जी के मुद्दे पर ये इंफॉर्मेशन और रिसर्च करने की बॉडी होगी, कार्य करेगी, राइट। रिसर्च का काम जो है वो करेगी। और पिछले कुछ दशकों में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पॉलिसी और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बन गई है, जिसने लोगों की लाइफ को और एनवायरमेंट को ट्रांसफॉर्म किया है, राइट। तो ये एक चीज है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए।